We are starting with the new topic, that is genetic basis of inheritance. In this particular topic, before I begin with this, any doubts in earlier class? Reproduction and flowering plants complete किया? कुछ doubts है उसमें? Followed clearly? Okay. So we are beginning with a very new introduction basically. Genes के बारे में आपने शायद सुना होगा. In your lower standards you might have heard about it, you might have known about it, but in this particular context your this is coming under your paper 1. बॉटनी में आ रहा है ये, लेकिन ये पूरा जेनेटिक्स का बेस है. अब इसमें से जो मैं पढ़ाने वाली हूँ एज पेपर 1 में, इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी कंसर्न विद योर पेपर 2. देर आर 2 चैप्टर्स विच वुड बी डेल्ट इन योर पेपर 2. ठीक है, तो आज का जो लेक्चर जो है वो बहुत बेसिक लेक्चर है. बेसिक इन द सेंस मैं आपको इतने मॉलिक्यूलर लेवल तक पढ़ाऊंगी कि आगे के जो 5 चैप्टर्स बेस्ड ऑन जेनेटिक्स है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे. आज का लेक्चर मिस होने पर आपके नेक्स्ट 5 चैप्टर्स, देखो आपको टोटल पेपर 1 और पेपर 2 मिला के 19 चैप्टर्स है. 12th स्टैंडर्ड में आपके टेक्स्ट बुक में 19 चैप्टर्स है. 19 चैप्टर्स में से 5 चैप्टर्स आर एंटायरली बेस्ड ऑन जेनेटिक्स. अब वेटेज वाइज अगर आप देखते हो तो वेटेज के हिसाब से भी जेनेटिक्स को बहुत अच्छा वेटेज है. आपके बोर्ड्स में भी है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो बहुत ज़्यादा है. तो आज का लेक्चर जो है इट विल क्लियर आउट योर 5 चैप्टर्स का बेसिक. ठीक है, तो आज का अगर मिस हो जाता है तो आपके 5 चैप्टर्स कुछ नहीं समझेगा, चाहे वो मैं बोलूँ या चाहे वो आपकी ज़ूलॉजी के मतलब पेपर 2 के टीचर्स बोले, जो भी हो. Okay, so I'm going to teach you all from the very beginning, that is a very basic version of what exactly are genes, how are they associated, how are they playing a crucial role in something called as inheritance and variation. इन सब के बारे में हमें पूरा डिटेल में आज के लेक्चर में देखना है. तो ये जो चैप्टर है इसका नाम है जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो आपके गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में ऐसे प्रिंटेड है. इन योर एनसीईआरटी और योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आप इसके चैप्टर के बारे में ढूंढने जाएंगे तो इसका नाम उधर प्रिंटेड है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. ऑलमोस्ट बेसिक्स तो सब सेम ही है, थोड़े बहुत जो डिफरेंसेस है जो आगे चल के हम देखेंगे तो तब मैं तो आपको डेफिनेटली बताऊंगी कि व्हाट आर द थिंग्स. तो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये नाम से भी ये चैप्टर आपको मिलेगा एनसीईआरटी में. और आपके गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो टेक्स्ट बुक है, इन दिस यू विल गेट द चैप्टर नेम एज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर टेक्स्ट बुक, दैट इज जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. Now when you start this particular chapter, इसमें आपको क्या क्या समझना है, what are the things that you should know. Firstly, the very first question that comes to your mind or rather anyone's mind is, when we talk about something called as inheritance या species level तक अगर हम आते हैं तो कभी ऐसे सोचने की कोशिश की है कि why always an elephant is going to give rise to a baby elephant. Why a mango seed will always germinate into a mango plant. ये अगर why cats are giving rise to kittens and why dogs are giving rise to pups, इनके बारे में अगर आप सोचते हो तो एक कहीं ना कहीं आपको सिमिलैरिटी दिखाई देती है कि भाई कैट और किटन में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है ही है ना. मतलब वो किटन को देखने के बाद तो हमें समझता ही है कि ये कैट का बच्चा है, राइट. सो ये जो पर्टिकुलर चीज़ है कि एक के जैसा दूसरा बनता है, अपने जैसा अपना प्रोजेनी बनता है. ये सेंटेंस को मैग्नीफाई किया है. एक आपके टेक्स्ट बुक में एक सेंटेंस दिया है, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैं इसके बारे में बता रही हूँ कि दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज लाइक बिगेट्स लाइक.
ये जो सेंटेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। लाइक बिगेट्स लाइक का मतलब क्या है? अपने ही जैसा प्रोजेनी डेवलप करना। प्रोजेनी कैन बी ऑफस्प्रिंग, क्लोन, व्हाटएवर इट इज। Okay, so like begets like, that is a mango seed will always germinate to form a mango plant. A cat will always give rise to a kitten. A dog will always give rise to a pup. तो ये जो पर्टिकुलर सेंटेंसेस है इससे आपको क्या समझ में आता है? कौन सा सेइंग, कौन सा फ्रेज समझ में आता है? लाइक बिगेट्स लाइक। ठीक है, ओके। तो ये तो हो गया एक पार्ट जहां पर आपको सिमिलैरिटी दिखाई दी। अब ये जो सिमिलैरिटी है, ये जो सिमिलैरिटी जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास होती है, ओके, इसको हम कहते हैं हेरिडिटी। क्या कहते हैं इसको? हेरिडिटी कहते हैं। सो व्हाट इज हेरिडिटी? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ये हो गया हेरिडिटी। तो लाइक बिगेट्स लाइक के वजह से हमें समझ में आया कि देयर इज समथिंग व्हिच इज पासिंग ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, जिसको हम कहते हैं हेरिडिटी। अब ये तो बात सही है कि कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर दिखाई देते हैं, इसलिए हम उसको पासिंग ऑफ द कैरेक्टर्स कहते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर्स कहते हैं। लेकिन आपने कभी ये देखा है कि दो अगर छोटे पप्स घूम रहे हैं आजू बाजू में, तो उनमें सिमिलैरिटी तो है लेकिन डिफरेंस भी है। कुछ ना कुछ उनमें डिफरेंसेस भी है, कुछ ना कुछ उनमें चेंजेस भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ ना कुछ उनमें फर्क दिखाई देता है अगर आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हो तो, है ना। तो ये जो माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करने पर ये जो वेरिएशंस दिखाई देते हैं, इट इज कॉल्ड एज variation. So heredity is one side of the coin and variation is the other side of the coin. सिक्का रहते हो ना, सिक्का टॉस करते हो कभी, दो साइड्स रहते हैं सिक्के के, सही है। वैसे ही ये जो जेनेटिक्स करके जो स्टडी है इसके दो एस्पेक्ट्स है। फर्स्ट इज heredity, that is similarity, and second is variation, that is differences. क्लियर? तो एक हो गया हेरिडिटी और उसका अपोजिट सिक्के का पार्ट क्या हो गया? वेरिएशन। ठीक है, ये दोनों को मिला के हम कहते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, तो हेरिडिटी प्लस वेरिएशन टुगेदर इज गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज इनहेरिटेंस। अब अपने आप में देखो, लुक एट योरसेल्फ। Do you resemble exactly like your parent, or you have got certain differences as well? है ना, आप तो twins हो, right? लेकिन आप में भी आपके friends जो आपको रोज मिलते हैं, आपके घर के जो आपके घर वाले हैं, उन दोनों में तो आप दोनों में फाइंड आउट करना कौन कौन है वो तो डिफिकल्टी है नहीं ना। So in spite of being twins, homozygous twins, irrespective of that, पहचानने में आते ही हो थोड़े बहुत डिफरेंसेस तो है ही। तो वेरिएशन भी है, हम में सिमिलैरिटी है। व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एज ह्यूमन बीइंग? व्हाट आर द सिमिलैरिटीज अगर फिजिकल अपीयरेंस लेते हो तो व्हाट आर द सिमिलैरिटीज? 2 eyes, 1 nose, lips, teeth, tongue, राइट? ये तो सिमिलैरिटी है जो स्पीसीज की स्पेसिफिक होगी, बट स्टिल वी आर हैविंग वेरिएशंस। सो वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एवोल्यूशन। जो एवोल्यूशन होता गया, जो नए नए स्पीशीज इवॉल्व होते गए हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ वेरिएशन। ठीक है, तो हेरिडिटी है ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर्स एंड वेरिएशन क्या है? सर्टेन डिसिमिलैरिटीज, बिकॉज सम ऑफ अस आर गोइंग टू लुक लाइक a combination of our parents, or maybe some of us may resemble our aunts, some of us may resemble our uncles, so some of us may resemble our grandparents. तो ये सब जो है ये किसकी वजह से है? तो वेरिएशन की वजह से है।
ठीक है। सो इनहेरिटेंस पैटर्न जब हम स्टडी करते हैं, या इनहेरिटेंस ये जो वर्ड हम यूज करते हैं, दैट इज गोइंग टू हैव टू एस्पेक्ट्स, एंड व्हिच आर द टू एस्पेक्ट्स? हेरिडिटी एंड वेरिएशन आर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ इनहेरिटेंस, एंड इनहेरिटेंस इज द स्टडी ऑफ जीन्स, इसलिए इट इज कमिंग अंडर द स्ट्रीम ऑफ जेनेटिक्स। फाइन। अब क्या हुआ देखो, नेक्स्ट जो हो गया, it was a very important thing that happened, that it gave rise to a completely new stream of science, and this new stream of science is known as genetics, and this term was coined by William Bateson। ठीक है, जेनेटिक्स ये किसने फाइंड आउट किया? विलियम बेटसन नाम के साइंटिस्ट ने ये टर्म फाइंड आउट की है, टर्मिनोलॉजी यूज की है फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो ये जो है ना बेटा 12th स्टैंडर्ड है, आपको ये डिटेल्स जो मैंने लिखे हैं, किसने क्या फाइंड आउट किया, किसने क्या टर्म यूज की, मेक्स अ वेरी बिग डिफरेंस इन योर MHCET स्पेशली। रेगुलर क्वेश्चंस ये इस तरह से पूछे जाएंगे MHCET में, तो आपको इसके पास बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक, अब क्या हुआ, जब ये चल रहा था जेनेटिक्स के बारे में, जीन्स के बारे में, दैट टाइम इट वाज अ रीसेंट थिंग दैट हैज हैपेंड, बट इन द अर्लियर एरा दैट वाज बिटवीन द मिडल ऑफ द 19th century, there was a misconception among many of the scientists or individuals that there is something called as, you know, because हम जो है इंडिविजुअल के हिसाब से अगर आप देखोगे तो वी आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ आवर पेरेंट्स, है ना। हम थोड़े बहुत मम्मा के जैसे हैं, थोड़े बहुत डैडी के जैसे हैं, थोड़े ग्रैंड पेरेंट्स के जैसे हैं, थोड़े बुआ के जैसे, थोड़े मामा के जैसे। तो ये जो कॉम्बिनेशन था, इसकी वजह से सबके माइंड में क्या था पहले कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। ब्लेंडिंग का मतलब क्या है? मिक्सिंग। तो टिल वेरी लाइक मिडल ऑफ द 19th century तक ये मिसकंसेप्शन रहा कि कुछ ना कुछ मिक्स हो रहा है। There were many theories that were put forward, of course, which was proving कि हाँ मिक्सिंग हो रहा है, बॉडी फ्लूइड्स का मिक्सिंग होता है। किसी ने बोला कि मिनिएचर ऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी गैमीट्स में प्रेजेंट होते हैं जो मिक्स होके बाद में नया ऑर्गेनिज्म बनते हैं। और there were many theories like this way, but there was a question as well कि मिक्स होना चाहिए तो बस पेरेंट्स का मिक्स होना चाहिए, मम्मी का और डैडी का अगर कैरेक्टरिस्टिक्स मिक्स होके बच्चे में आता है तो ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं है। हम तो अपने दादा के जैसे दिखेंगे, दादी के जैसे, नाना के जैसे, नानी के जैसे, मामा के जैसे, बुआ के जैसे, तो इतने लोगों का ब्लेंडिंग कैसे पॉसिबल है ना, राइट? Yes, so this blending inheritance could not give answers to these questions, and therefore there was one of the greatest scientists who is called as the father of genetics, जिनका नाम है जोहान मेंडल। तो ये जो मेंडल है, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से सिस्टमैटिकली स्टडी किया है जेनेटिक्स के बारे में। हालांकि उनका बैड लक था कि उन्होंने जितना रिसर्च किया, इतनी मेहनत ले ली, लेकिन he died before he was a well known scientist। काम तो पूरा सब अच्छी तरह से कंपाइल करके रख दिया, लेकिन टू प्रूव दैट लाइक इतना अच्छा काम किया है, he had no chance। Before that he died, and his work was later on found out by other scientists and it was published, and that time it was like, oh my god, what a big thing he has done। इतना गहरा स्टडी करके रखे थे वो, इसलिए उनको कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, सो सर जोहान मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। नेक्स्ट थिंग, very important thing that he had done was he was a mathematician actually, and he was also studying he was a priest। he was इसके हिस्ट्री के बारे में तो हमें थोड़ा बहुत जानना है, आपके बुक में भी है, तो हिस्ट्री ऑफ जोहान मेंडल करके आता है, क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं उसके ऊपर, तो वो तो हम डिटेलिंग करेंगे ऑफ कोर्स। सो व्हाट ही वाज व्हाट ही डिड वाज ही वाज अ वेरी सिस्टमैटिक फेलो। इतना सिस्टमैटिकली उन्होंने उनका पूरा काम कंपाइल करके रखा था कि
मतलब there was no second thought कि how it was and why it was. Okay, so ये जो जोहान मेंडल है, इनके इस वर्क को कहते हैं मेंडलिज्म. What is it called as? Mendelism. So the epoch-making work that Mendel has done is known as Mendelism. ठीक है. अब ये जो मेंडलिज्म था, ये मेंडलिज्म या ये जो epoch making वर्क था, ये इन्होंने फ्लावरिंग प्लांट में किया है. That is, he has done this work on pea plant. pea खाते हो आप, है ना? ये जो है ये गार्डन पी के ऊपर उन्होंने काम किया है. पायसम सटाइवम इसका साइंटिफिक नेम है. पायसम सटाइवम के ऊपर इनका काम पूरा सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में इन्होंने किया था. और ये जो काम है इसको हम कहते हैं मेंडलिज्म. लेकिन क्या हुआ कि ही वॉज वेरी लकी टू get the best of the best results, but there were certain scientists जिन्होंने variations, deviations from Mendelism मिला उनको. तो उन्होंने कुछ अपना वर्क करने के बाद कुछ ऐसे पॉइंट्स लिख के रखे थे कि ये वर्क है इसका मतलब ये वर्क है इसका मतलब ये, ना एक सिस्टमैटिक उन्होंने लिख के रखा है सब कुछ. उससे हटके कुछ और डिफरेंट टाइप ऑफ रिजल्ट्स भी किसी साइंटिस्ट को मिले. उस वर्क को कहते हैं नियो मेंडलिज्म. नियो का मतलब है न्यू. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टडी दिस चैप्टर इनटू टू पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज मेंडलिज्म or the work that was done by Mendel, and the second part that we are going to deal is going to be neo-Mendelism. That is, there are certain concepts which are not abiding by the laws of Mendelism. उससे हटके कुछ मिलाप नहीं. तो इस तरह से हमें ये चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना है. ठीक है. सो टू बिगिन विद टुडेज मेंडलिज्म का पार्ट, we are going to first understand something called as what Mendel tried to find out. Fine. Mendel has given Johann Mendel, Gregor Johann Mendel is going to be called as father of genetics. What did he try to find out? He tried to find out that there is something. Okay, उनको पता नहीं था कि ये something क्या है. Okay, ये क्यों पता नहीं था पता है? क्योंकि इन्होंने जब काम किया है तब तक ना माइटोसिस पता था किसी को, ना मियोसिस पता था किसी को, ना ही माइक्रोस्कोप पता था किसी को. फिर भी इन्होंने जेनेटिक्स पढ़ा. This is something very, I mean, great ना. माइक्रोस्कोप नहीं है, किसी को माइटोसिस पता नहीं है, किसी को मियोसिस पता नहीं है, फिर भी ये बंदे ने इतना ब्यूटिफुली जस्ट फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, मतलब फिनोटाइप का मतलब क्या होता है? जो आंखों को दिखता है. उस बेस पे उन्होंने जेनेटिक्स के बारे में इतना डिटेल किया कि अब उसके लॉज बन गए हैं. वी से मेंडेलियन लॉज. 3 लॉज पॉस्टुलेट किए गए हैं और वो सही भी है. वो कैसे, वो आगे हमें देखना ही है. तो विदाउट अ माइक्रोस्कोप, विदाउट द नॉलेज ऑफ माइटोसिस, विदाउट द नॉलेज ऑफ मियोसिस, इमेजिन such a beautiful work Mendel has performed. Okay, so what has he tried to do? He just tried to think logically कि there is something which is being passed on from one generation to the next generation. What did he try to find out? He tried to find out there is something which is being passed on from one generation to the next generation, which is causing similarities as well as differences. Okay, and is something को उन्होंने नाम दिया factor. He did not know what to call it. Now we call it as genes. अब उस factor को हम कहते हैं genes. लेकिन तब उनको ये genes ये वो कुछ भी पता नहीं था. तो उन्होंने उसका क्या नाम रख दिया? He called it to be the factors. He said factors are some discrete particles which are passed on from the parent to the offspring. But what is the second thing that he found out? The second and a very important thing that he found out was जहाँ पर 2 parents involved हैं, जहाँ पर
दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं सिर्फ वहां पर ही वेरिएशन दिख रहा है। जहां पर एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है वहां पर तो देयर इज नो वेरिएशन, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट बना, तो उसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो हमने अर्लियर चैप्टर्स में पढ़ा था, जहां पर इट इज यूनिपेरेंटल, और हम उसको कहते हैं क्लोन। हम क्या कहते हैं? क्लोन, ये वर्ड यूज करते हैं, राइट। और ऑफस्प्रिंग हम किसको कहते हैं? बाइपेरेंटल के प्रोजेनी को हम ऑफस्प्रिंग कहते हैं। तो बेटा ये चीज आपको याद रखनी है कि किसको क्लोन कहते हैं, किसको ऑफस्प्रिंग कहते हैं। क्लोन्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ पेरेंट्स, exact copies, okay, of parent, and it is because of asexual reproduction. On the other hand, when we use the word offspring, it's going to be biparental, and it's going to be सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट। अब इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट में उन्होंने फाइंड आउट किया सम डिस्क्रीट पार्टिकल्स which he called it to be factors, okay, are passed from parent to offspring, ओके। तो ये फैक्टर जो है इसको अब हम अपने इतने साल के बाद रिसर्च होने के बाद ये समझ में आ गया कि ये फैक्टर्स और कुछ नहीं है, जीन्स ही है। तो उन्होंने फैक्टर्स नाम दिया बेटा। अब आपके क्वेश्चंस में, आपके पेपर्स में कभी कभी ऑप्शन आ सकता है जीन करके, बट मेंडल नेवर न्यू द वर्ड जीन। सो अगर फैक्टर ऑप्शन आता है और जीन ऑप्शन आता है तो आपको फैक्टर को मार्क करना है, जीन को नहीं। जीन बाद में डेवलप हुआ वर्ड है ये, okay. So what Mendel understood was the passing of gene from one generation to the next नहीं, it is the passing of the factors as a discrete particles from the parent to the offspring, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होने की पॉसिबिलिटीज होती है, ठीक। अब जैसे ही ये पास ऑन हो गए नेक्स्ट जनरेशन में, उसमें जैसे मैंने कहा कि नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो गए तो वेरिएशन कौन से लेवल पे आया, वेरिएशन कहाँ कहाँ पर अपने को दिखाई दिया, बताइए। सबसे पहले वेरिएशन कहाँ पर दिखाई दिया? फर्स्ट पेरेंट में और ऑफस्प्रिंग में, इनमें वेरिएशन दिखाई दिया, दोनों अलग दिख रहे। पेरेंट अपने बच्चे से अलग लग रहा है, वेरिएशंस वहां पर आए हैं, मिक्सिंग मतलब जो है वो कैरेक्टर्स जो है पार्शियली पेरेंट्स के, दोनों पेरेंट्स के ले सकता है बच्चा। यहाँ पर फर्स्ट वेरिएशन आया। सेकंड वेरिएशन कहाँ पर आया? सेकंड वेरिएशन आया बिटवीन ऑफस्प्रिंग ऑफ सेम पेरेंट। ऑफस्प्रिंग ऑफ सेम पेरेंट का मतलब है सिबलिंग्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स, उनमें भी तो वेरिएशन है ना। एक ही मतलब सेम पेरेंट्स से अगर दो बच्चे हैं उनके, तो उन दोनों बच्चों में भी तो वेरिएशन है। तो वेरिएशन कौन से लेवल में है? देखो, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में फर्स्ट वेरिएशन है। सेकंड वेरिएशन किस में है? बिटवीन द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द सेम पेरेंट, भाई बहनों में भी वेरिएशंस है ही है, करेक्ट। एंड थर्ड वेरिएशन जो है वो मास वेरिएशन है, दैट इज विद इन द स्पीशीज, अपने आप में, हम सब में, हम जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम में सब में जो वेरिएशन है वो तो है ही है ना। सो थर्ड वेरिएशन इज अ मास वेरिएशन, नो डाउट दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ स्पीशीज वेरिएशन। एक ही स्पीशीज में कितनी वैरायटी मिलती है, लेकिन ये तो बिल्कुल पेरेंट और पेरेंट के साथ में लिए हुए वेरिएशंस है।
सो जो वेरिएशन उन्होंने फाइंड आउट किए हैं वो उन्होंने इस तरह से फाइंड आउट किए कि भाई वेरिएशंस जो आ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशन आ रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ये वेरिएशन कौन से लेवल में आ रहे हैं, तो पेरेंट में और उसके बच्चों में, और उन बच्चों में जो बच्चे हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जो भी है, उनमें अपने आप में भी वेरिएशंस है। एंड थर्ड इज योर स्पीशीज वेरिएशन। So these were the findings, or these were the things which Mendel tried to find out. He came to this particular conclusions, but he was not really very aware कि इसको हमें proof कैसे करना है। अब ये like animals, human beings को लेके prove करना बहुत difficult है उनके लिए, है ना। तो उन्होंने क्या किया, he used this Piosum sativum, that is the garden pea, जिसमें उन्होंने ये जो इनहेरिटेंस का पैटर्न है ये फाइंड आउट करने की कोशिश की है। ठीक, तो अब थोड़ा उनके हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, दैट व्हेन ही वाज बोर्न, वेयर ही वाज बोर्न, उसके बारे में थोड़ा डिटेल हमें करना है। बिफोर दैट ये पॉइंट्स को प्लीज जॉट डाउन कर लो बेटा, सो दैट आई कैन रब द बोर्ड एंड गो अहेड विद द हिस्ट्री ऑफ जोहान मेंडल। He was born on 22nd of July 1822. Okay, he was born on 22nd July 1822. Place where he was born in Austria, and he was born to a poor family of farmers. बहुत मतलब it was normal poor family of farmers में इनका जन्म हुआ था। He was he went to the school and he took the education, and then he was sent to monastery of Brunn for further education, where he studied mathematics, and he was actually a mathematician, a scholar in maths, of course. He also studied life sciences over there, and after coming from there, he had a keen interest in understanding what exactly is genetics, and therefore he started working on the species called as Piosum sativum, that is nothing but garden pea. He has published his papers in a particular magazine called as Annual Proceedings of Natural History and Society. ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है बेटा, ये जो है जर्नल ऑफ एनुअल प्रोसीडिंग्स, ये इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। Okay, so the name of that particular magazine was Annual Proceedings. क्या नाम था? Annual Proceedings of Natural History. Annual Proceedings of Natural History. और इन्होंने जो पेपर यहाँ पर पब्लिश किया था, उस पेपर का नाम था हाइब्रिडाइजेशन करके एक टॉपिक है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स इन हाइब्रिडाइजेशन, ये पेपर था उनका जो इस पर्टिकुलर बुक में, इस पर्टिकुलर मैगजीन में पब्लिश हुआ था। एक्सपेरिमेंट्स इन हाइब्रिडाइजेशन। This was done in the year 1856. कभी कभी पूछते हैं, years भी कभी कभी पूछते हैं, तो it's better that you always keep a track of it. Why not? If अब उन्होंने प्रिंट किया है तो हमें लिखने में क्या प्रॉब्लम है ना। तो it was published in 1856, and unfortunately what happened, यहाँ पर सोसाइटी है, sorry, डेथ जो इनकी हुई है वो हुई 1884 में। ठीक है, तो
इतने एज में सी समवेयर अराउंड आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द मोनास्ट्री ऑफ ब्रून, उन्होंने इसके ऊपर काम करने को स्टार्ट किया। 1956 के करीब इन्होंने उनका पहला पेपर पब्लिश किया, दैट इज एक्सपेरिमेंट्स इन हाइब्रिडाइजेशन टेक्नोलॉजी करके इन्होंने सबसे पहले एक पेपर पब्लिश किया है। उसके बाद उनके पास बहुत कम टाइम था, लेकिन फिर भी उन्होंने ये पूरा वर्क सिस्टमैटिकली मेथोडिकली कंप्लीट किया है। एंड बिफोर ही कुड गिव सर्टेन लॉज और प्रिंसिपल्स, उसके पहले ही इन द ईयर 1884 ही डाइड। Okay, so this was the brief history of Johann Mendel. Now what happened next? After this, after his death, say somewhere around after 30 years उसके बाद, there were 3 scientists who found out, who rediscovered the work of Mendel. And these 3 scientists were altogether from 3 different places. ऐसे नहीं था कि एक ही प्लेस को ये तीनों बिलोंग करते थे। ये तीनों साइंटिस्ट जो है, ये 3 अलग अलग कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड में से आके इन्होंने मेंडल के सारे इन रिजल्ट्स को, इन पेपर्स को रीडिस्कवर कर दिया। और उनमें से एक जो था, इन्होंने इनके सारे मेथड्स को सिस्टमैटिकली पढ़ के, समझ के, अंडरस्टैंड करके लॉज फॉर्मुलेट किए, जो आज पूरे वर्ल्ड में मेंडल्स लॉज करके फेमस है। तो बेटा देखो क्या आयरनी है, देखो काम किया है मेंडल ने, लॉज बनाए हैं किसी और बंदे ने। ऑफ कोर्स ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने मेंडल्स लॉ करके ही उसके नाम रखे हैं, तो एटलीस्ट द क्रेडिट इज गोइंग टू मेंडल। बट प्लीज रिमेंबर द मेंडल्स लॉज वर नॉट क्रिएटेड, फॉर्मुलेटेड और पोस्टुलेटेड बाय मेंडल। ठीक, तो वो जो 3 साइंटिस्ट है, इन तीनों साइंटिस्ट का भी नाम आपके बुक में है और इनको आपको याद रखना ही है। द फर्स्ट साइंटिस्ट इज ह्यूगो डी व्राइस, who is from Holland. The second one is Carl Correns, who is from उनको हमारा नाम चाहिए। okay, and the third one is Eric Shemark. ओके, ये जो 3 बंदे हैं, ये 3 बंदों ने इनके लॉज को वापस से रीडिस्कवर किया। ठीक है, और इन्होंने रीडिस्कवर करके इसको एक अलग तरीके से प्रेजेंटेशन दिया। कार्ल कोरेंस इज फ्रॉम जर्मनी and Shemark is from Austria. अब ह्यूगो डी राइस ने क्या किया, देखिए ह्यूगो डी राइस ने इस पर्टिकुलर पेपर को एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में जो पेपर मेंडल के पब्लिश हुए थे, उस पेपर को उन्होंने रीपब्लिश करवाया, रीप्रिंट करवाया। और किसमें रीप्रिंट करवाया? एक मैगजीन था जिसका नाम था फ्लोरा। तो ये फ्लोरा मैगजीन में ये रीप्रिंट करवाया। बेटा ये थोड़ा है ना, ये हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए इसका आपको याद रखना कंपलसरी है। फाइन। द सेकेंड थिंग इज कार्ल कोरेंस जो है, इन्होंने लॉज बनवाए, तो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉज ऑफ मेंडल या मेंडेलियन लॉज जो है, ये इन्होंने फॉर्मुलेट किए हैं कार्ल कोरेंस ने। ये स्पेसिफिकली आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन्ड है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर लिख रही हूँ। लॉजिकली ऑल 3 of them contributed in some or the other way in understanding Mendel. ठीक, so this is about some of the history of your Mendel. समझ में आ गई बात? तो ये जो है, ये 3 साइंटिस्ट के बारे में हमेशा मैच द फॉलोइंग, स्ट्राइक द ऑड वन आउट, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं। फ्लोरा के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है MHCET में भी, सो प्लीज रिमेंबर अबाउट द फ्लोरा।
कार्ल कोरेंस बिलोंग्स टू जर्मनी, ये भी बहुत बार पूछा गया है. सो प्लीज रिमेंबर फ्रॉम वेयर दे आर हेलिंग, फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग. Got it? So this is a very important thing for you all to know and understand. हाँ, इनका year नहीं लिखा है मैंने, इनका year है 1900. In the year 1900 they rediscovered it. Fine? Got it? Yeah. So once you have understood this, then we can move towards the actual Mendelism or the study of the things what Mendel has performed or done. चलेगा? जाएंगे आगे? ठीक है. Can I have the board? Done? Okay. Now, the next thing. Let us talk about Mendel's experiment, what he has done. Mendel was a priest, he was a teacher, he was a priest, and he had some space that was available behind his church. वो priest थे ना, तो इनके church के पीछे एक छोटी सी land available थी, जहाँ पर उस छोटे से area में उन्होंने पूरा genetics का study किया है. तो ये वहाँ पर क्या एक्सपेरिमेंट्स करते थे, किस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स करते थे, इसके बारे में आप डिटेल करेंगे. सबसे पहले व्हाट इज द मटेरियल दैट ही सिलेक्टेड. जस्ट नाउ आई टोल्ड यू किसके ऊपर उन्होंने पूरा रिसर्च किया है. विच प्लांट? गार्डन पी के ऊपर, दैट इज पायसम सटाइवम के ऊपर उन्होंने सबसे पहले रिसर्च स्टार्ट किया है. वेरी करेक्ट. अब ये जो उन्होंने स्टार्ट किया, व्हाई वाज ही सो कीन ऑन सिलेक्टिंग दिस मटेरियल. उन्होंने पायसम सटाइवम ही क्यों चूज किया? ओके तो ये देयर आर फ्यू रीजंस. ये आपके बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है. दैट व्हाई डिड मेंडल सिलेक्ट गार्डन पी फॉर हिज epoch मेकिंग वर्क. ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने के चांसेस है. दिस इज अ बोर्ड क्वेश्चन, सो यू शुड नो द फ्यू रीजंस दैट व्हाई ही हैज सिलेक्टेड द गार्डन पी प्लांट. द वेरी फर्स्ट रीजन फॉर हिम टू सिलेक्ट द गार्डन pea plant was he has selected the garden pea plant for his experiments, and the reasons for this are, first thing, it is an annual plant. What do you mean by annual plant? Annual, biennial and perennial, ये हमने लास्ट टू लास्ट 2 लेक्चर्स पहले हमने ये स्टडी किया था. What are annual plants? We were all about 12 years. 12 months. 12 months. They are perennials बेटा. They are perennials. Annual का मतलब है once in a year. Okay? They'll flower and they'll die. तो इनकी लाइफ साइकिल कैसी है? One. Only once in the year that they are going to survive and flower and then they are going to die. Okay? ऐसे जो है ये एनुअल प्लांट्स थे. इनकी जो लाइफ साइकिल थी ये 3 से 4 महीने में इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती थी. इमेजिन कीजिए अगर 3-4 महीने में इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रही है तो पूरे साल में कितनी बार हम ग्रो कर सकते हैं इस प्लांट को. हाउ मेनी जनरेशंस वी कैन डेवलप. करेक्ट ना. 3 to 4 जनरेशन हमें एक साल में ही मिल जाएंगे क्योंकि इनका लाइफ स्पैन कितना है 3 to 4 months. 4 months भी अगर हम लोग ले लेते हैं तो 4 3 is 12. तो एक साल में 3 जनरेशन हमें मिल गए.
3 जनरेशन का मतलब क्या है? देखो, पहले सीड्स डाले, 3 महीने के बाद फर्स्ट क्रॉप आया, उसके सीड्स निकाले, वापस डाले, उसके 3 महीने के बाद सेकंड क्रॉप आया, उसके सीड्स निकाले, वापस होके उसके बाद 3 महीने के बाद वापस क्रॉप आया। तो एक साल में 3 से 4 जनरेशन हमें मिल जाते थे उनको, तो उनका वर्क फास्ट हो गया। दे डिड नॉट हैव टू वेट फॉर से लाइक 8 years, 10 years, 5 years, 3 years फॉर द प्लांट्स टू ग्रो एंड फ्लावर। गॉट इट? So this was the main reason कि उनको quick results मिलते गए, तो इसीलिए उन्होंने ये select किए थे। तो it was an annual plant with life cycle of what? Life cycle was hardly 3 to 4 months. Therefore, 3 to 4 generations could be grown in a year. Per year 3 to 4 generations आ जाते थे। अब आपके एग्जाम्स में आपके TWTs, SMTs, MTs जो भी आप देते हो, उनमें किसी में भी ये 3 to 4 months के जगह पर 3 to 4 years हो सकता है, 3 to 4 days हो सकता है। बेटा ध्यान देके मार्क करना। आप 3 to 4 देखते हो और उसको सर्कल कर देते हो। Just look very carefully. Okay? Select the odd one out. चारों के चारों आपको सही लग रहे हैं, चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं। कौन सा गलत है भाई? देखो 3 to 4 years तो नहीं लिखा है, ठीक है? इतना माइन्यूटली आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस को एनालाइज करने हैं। तो ये था पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये था, अच्छा ये था सेकंड पॉइंट, इट वाज एन एनुअल प्लांट, लाइफ साइकिल वाज ओनली 3 to 4 months, therefore 3 to 4 generations could be obtained in a single year. Third point was it had bisexual flowers. I hope you all know what are bisexual flowers. What are bisexual flowers? Come on, हमने किया है अभी लास्ट लेक्चर में ही हमने किया था। Okay, so both male and female reproductive whorls were present in the same flower. अब क्या हुआ, इसके वजह से और एक पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको। हमने ये भी डिटेलिंग किया था कि अगर मेल एंड फीमेल whorls are in the same flower, then what is possible? Self pollination की क्रॉस pollination? Self pollination. So there were small herbaceous self pollinating flowers. अब ये बाइसेक्सुअल था, इनमें थोड़ा मैं डिटेल करती हूँ, आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है ये पॉइंट, लेकिन आपको समझना चाहिए इसलिए बता रही हूँ। देखिए इनमें क्या था, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स थे, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स विद diadelphous condition. Do you remember diadelphy which we had talked about in your 11th standard morphology? आगे और थोड़ा आपको हिंट देती हूँ, with 9+1 arrangement of stamen. What do you mean by this? Diadelphy with 9+1 arrangement of stamen. 9 fused in one. Very correct. 9 filaments are fused together with free anthers. Adelphi उसको ही कहते हैं, और ये diadelphous था, राइट? तो देखिए सोचिए ये डायडेल्फस है, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में डायडेल्फी है, तो आगे मैं कुछ एक आपको पॉइंट बताऊंगी, उसका ये क्लैरिफिकेशन दे देगा। बस फिलहाल आप याद रखिए कि बाइसेक्सुअल फ्लावर था और डायडेल्फस था, इसलिए उन्होंने इसको सिलेक्ट किया था। fourth point of view, it was small herbaceous plant. It was small herbaceous plant which had many seeds per generation. पीस देखा है आपने, एक पी के पॉड में 5-6 सीड्स हो जाते हैं, निकलते हैं ना, 5-6 सीड्स तो निकलते हैं एक पॉड में। ऐसे कितने सारे पी पॉड्स लगे हुए रहते हैं एक पी के प्लांट को, तो नंबर ऑफ सीड्स बहुत है। जितने नंबर ऑफ सीड्स ज्यादा है उतना उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए इजी हो गया। सही है? सॉरी, करेक्ट है। तो ये
ये जो पॉइंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये स्मॉल हर्बेशियस है, इसमें बहुत सारे सीड्स है। ओके, सेकेंडली इनमें जो कैरेक्टर्स उन्होंने सिलेक्ट किए थे, इट नेवर शोर इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स। इन्होंने कभी भी इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स नहीं दिखाए। What do I mean by intermediate characters over here? For example, एक टी प्लांट टॉल था, एक टी प्लांट ड्वार्फ था। इंटरमीडिएट हाइट का कुछ भी एक भी पी प्लांट नहीं मिला था। So either it was tall or it was short. Either the seeds were राउंड और they were wrinkled. दोनों के इंटरमीडिएट कैरेक्टर, मिक्स किया हुआ कैरेक्टर कुछ भी नहीं था। तो ये इनको बहुत, इसके लिए बहुत फायदा हो गया इनके रिसर्च में कि ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। दैट वाज द रीजन दैट गार्डन पी प्लांट वाज सिलेक्टेड। यहाँ पर जहाँ पर मैंने बाइसेक्शुअल फ्लावर्स लिखे हैं वहाँ पर उन्होंने एक आर्टिफिशियल क्रॉस बिकेम इजी करके एक सेंटेंस आपके बुक में है। वो क्या है वो मैं थोड़े टाइम के बाद बताऊंगी। फर्स्ट आई गो इन अ वेरी स्टेप वाइज एंड सिस्टमैटिक एंड बेसिक लेवल से पढ़ाना है, तो मैं सीधा जंप नहीं कर रही हूँ उधर, ठीक है। एक एक करके हम पॉइंट्स को एनालाइज करेंगे। अब ये जब इन्होंने सारे पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पर जॉट डाउन किए हैं, अगर आप इसकी तरफ देखते हो तो आपको ये तो समझ में आ गया है कि इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एंड आइडियल प्लांट फॉर परफॉर्मिंग मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, राइट। एंड व्हाट डिड ही स्टडी ओवर हियर? He studied 7 characters. He studied 7 characters. Which are the 7 characters? ये मैं बता रही हूँ। सबसे पहले कैरेक्टर मतलब क्या ये आपको समझना है। There are like very so many terminologies that are explained in your textbook very beautifully. बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, तो मैं एक एक करके वो टर्मिनोलॉजीज भी एक्सप्लेन करती जाऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं एक चार्ट बनाऊंगी। उस चार्ट को आप मेरे साथ ही कॉपी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन कॉपी अलॉन्ग विथ मी। उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं पॉइंट वाइज बाद में देती जाऊंगी, ठीक। सो कैन आई रब, ओके आई हैव गॉट स्पेस ओवर हियर, लेट अस परफॉर्म। यहाँ पर ड्रॉ करते हैं उसको, ठीक है। हाँ बेटा बोलो। फिफ्थ पॉइंट का एडवांटेज क्या था? कौन सा? इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स नहीं दिखा रहा है, वही अभी बताऊंगी कि जो कैरेक्टर्स उन्होंने सिलेक्ट किए हैं उनमें इंटरमीडिएट कुछ भी नहीं है, या तो टॉल है या फिर ड्वार्फ है। तो उनके फाइंडिंग्स में जो बाद में जैसे इवेंचुअली में हम आगे प्रोसीड करेंगे ना, तब ये एक्सप्लेन करती जाऊंगी मैं कि ये क्यों पॉइंट वैलिड था, ओके। अब भी बताऊंगी तो इट्स लाइक गोइंग डायरेक्टली जंपिंग ऑन टू सम कंक्लूजन व्हिच मेक्स नो सेंस। सो आहिस्ता आहिस्ता मैं बताती हूँ, हर एक पॉइंट को जस्टिफाई करूंगी, ठीक। ओके, सो सबसे पहले लिखते हैं, ये चार्ट आप मेरे साथ बनाएंगे तो अच्छा है, तो आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये टेबल बना दीजिए, उसके बाद में एक्सप्लेनेशन करती हूँ।
ये टेबल को हमें अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है. तो let us see what Mendel has tried to tell and his way of convincing his work. Okay? तो सबसे पहले उन्होंने सिलेक्ट किए हैं 7 कैरेक्टर्स. उन्होंने सिलेक्ट किए हैं 7 कैरेक्टर्स. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर कैरेक्टर्स. इन्होंने सिलेक्ट किए हैं 7 कैरेक्टर्स. Characters are nothing but it is defined as the feature of an organism. Character का मतलब क्या है? Character का मतलब होता है feature of an organism. अगर आप ये चार्ट की तरफ देखते हो बेटा, तो ऊपर मैंने कैरेक्टर्स करके लिखे हैं और मैंने ये जो सारी लिस्ट बनाई है ये क्या है? फीचर्स है. व्हाट आर द फीचर्स? हाइट ऑफ अ स्टेम. ये आंखों से दिखने वाली चीजें है, इसके लिए तो माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है. करेक्ट है? तो ये क्या है? दीज आर द कैरेक्टर्स. इफ आई से डिफाइन अ पर्सन, ओके, तो डिफाइन अ स्पीशीज फॉर एग्जाम्पल, आप किस तरह से उसको डिफाइन करोगे? उसके कैरेक्टर्स के बेस्ड पर आप उसको एक्सप्लेन करोगे. If I tell you to explain an elephant, the first thing that you'll tell me, it's a huge, large animal with such long, huge ears and a trunk, right? तो ये क्या हो गए? ये उसके कैरेक्टर्स हो गए. वैसे ही जो पी प्लांट के लिए मेंडल ने सिलेक्ट किए हैं, ये 7 कैरेक्टर्स उन्होंने सिलेक्ट किए हैं. तो व्हाट आर कैरेक्टर्स? कैरेक्टर्स आर फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ये फीचर्स है ना, हाइट आंखों को दिखती है, राइट? सीड का कलर आंखों को दिखता है, सीड का शेप, पॉड का कलर. आई होप यू ऑल नो व्हाट इज अ पॉड. जिनमें ये सीड्स रहते हैं, है ना, उसको हम पॉड कहते हैं. पॉड कलर, पॉड शेप, फ्लावर का पोजीशन, कहाँ पर है फ्लावर? एक्सियल पोजीशन है या टर्मिनल पोजीशन है? तो फ्लावर का पोजीशन, फ्लावर का कलर, और 7A और 7B ऐसे मैंने लिखा है. सीड कोट और फ्लावर कलर को मैंने A और B डाला है नाम. The reason is these two were studied concomitantly, that is they were studied together. ठीक है? इसलिए ये 8th कैरेक्टरिस्टिक नहीं मानी जाती है. इसको 7A 7B इसी तरह से आपके बुक में भी प्रिंटेड है. The reason for them is they are studied concomitantly, that is they are studied together. तो ये हो गया कैरेक्टर्स के बारे में. ठीक, ये टर्मिनोलॉजीज आपको बहुत अच्छी तरह से समझने. बच्चा आज का जो लेक्चर है, अगर आज का लेक्चर समझते हो तो नेक्स्ट 5 चैप्टर्स आपके क्लियर हो जाएंगे. 5 chapters are based on today's lecture. Right? So if you don't follow, if you don't understand, please do stop me and ask me again. I don't mind explaining it again and again. Your base should be very strong. If your bases are, basics concepts आपके clear है, तो आगे बहुत easy हो जाता है genetics. Genetics is just like mathematics. If you know the basics, you're going to do wonders. If you don't know, you're going to do God knows what. It's very easy, okay? It's very easy. It's very interesting as well. बट आज का लेक्चर है, बहुत फंडामेंटल लेक्चर है, बेसिक लेक्चर है. नहीं समझता है बार बार पूछो. एस्पेशली जो वर्ड्स अब मैं लिखने वाली हूँ, टर्मिनोलॉजीज जो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, उसके ऊपर प्लीज अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेट कीजिए और समझिए मैं जो कहने की कोशिश करूँ. ठीक है? तो कैरेक्टर क्या है बताइए ऑल ऑफ यू ऑल. व्हाट इज अ कैरेक्टर? कैरेक्टर इज द feature of, right. If I have to give a feature of say human beings, the first thing that you will tell about is the eyes, nose, lips, chin. ये जो है ये हो गया आपके features, ये हो गया आपके characters. The second word that I'm going to write down according to Mendel is none other than something called as a trait. अब ये ट्रेट क्या है देखिए, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ he selected 14 traits. Now what is a trait? Trait is going to be nothing but it is going to be a variable of a character.
वेरिएबल ऑफ अ कैरेक्टर, इसका मतलब क्या हुआ देखो, हाइट है स्टेम की, उसके दो वेरिएबल है, एक है टॉल, एक है शॉर्ट या ड्वार्फ। तो कैरेक्टर के वेरिएशंस उसको हम कहते हैं ट्रेट। ठीक, सेकंड एग्जांपल देखिए, व्हाट इज द सेकंड एग्जांपल, सीड कलर या तो येलो है या ग्रीन है। लास्ट पॉइंट जो मैंने लिखा था बेटा, फिफ्थ पॉइंट, इंटरमीडिएट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मिले, आइदर ये या फिर वो, आइदर और। So only two variables that could have been found out. So in case of the Passum sativum, it did not get intermediate characteristics. Logically speaking, tall और dwarf का intermediate क्या होना चाहिए था? Height कैसे होनी चाहिए थी? In between, right? Medium होनी चाहिए थी। यहाँ पर उनको medium करके कुछ मिलता ही नहीं है। या तो tall plants मिलते हैं या फिर dwarf plants मिलते हैं। कलर देखिए, येलो एंड ग्रीन अगर मिक्सचर होता था तो एक इंटरमीडिएट शेड बननी चाहिए थी उस सीड्स की, या तो येलो मिला या फिर ग्रीन मिला। तो हम कहते हैं ट्रेट को अ डिटेक्टेबल वेरिएंट ऑफ कैरेक्टर। क्या कहते हैं? डिटेक्टेबल, जो डिटेक्ट हो सकता है ऐसा। तो हम इसको लिखेंगे डिटेक्टेबल वेरिएंट, डिटेक्टेबल वेरिएंट of character. Did you all understand what do you mean by detectable variant of character? Any doubt, any confusion in this? मैं जो रेड में लिख रही हूँ मैं उसके एक्सप्लेनेशंस लिख रही हूँ, जो मैं ब्लैक में लिख रही हूँ वो जिसके डेफिनेशंस है वो लिख रही हूँ मैं, ठीक है? So this is your detectable variant या detectable characteristic of with a variant, whatever it is, जो भी आप सही याद कर सकते हो, ठीक? The third in line is something called as, whatever he had explained was factor. मैंने आपको अभी अभी बताया था कि what did he tell about factor? Factor is going to be nothing but discrete particles which are transmitted from the parent to the offspring. ठीक है? तो इन्होंने उसको किस तरह से इन्होंने डिफाइन किया उसको? Discrete particles passed from or transmitted from parent to offspring. ओके, अब देखिए ये जो है यहाँ पर देखिए, ये जो टॉल है, ये टॉल पेरेंट अगर बन जाता है तो वो क्या पास ऑन करेगा उसके ऑफस्प्रिंग को? टॉलनेस पास ऑन करेगा, बराबर। अगर ड्वार्फ पेरेंट है तो वो क्या इम्पार्ट करेगा अपने प्रोजेनी को? ड्वार्फनेस दे देगा। तो ये कैसे आया? इट इज नॉट पास्ड एज अ कैरेक्टर बट इट इज पास्ड थ्रू समथिंग कॉल्ड एज पार्टिकल्स, ऐसा उन्होंने बताया। किसी किसी के कहते हैं ना घर में एक नेचर होता है, किसी किसी का एक टिपिकल नेचर होता है कि माय डैडी इज बहुत कूल आदमी है, शांत आदमी है, इसलिए मैं भी ऐसी ही हूँ, मुझे भी जल्दी गुस्सा नहीं आता है। ऐसे किसी किसी के फैमिली में होता है। तो वो जो है, वो जो नेचर है, उल्टा भी होता है ऑफ कोर्स, बिकॉज मेरी मम्मा बहुत है ना, इसलिए मैं बहुत, ऐसे भी होता है, आई नो दैट, बट लेट अस टेक इट पॉजिटिवली। सो यू नो ऑलवेज ऐसे कहते हैं इट्स नॉट माई फॉल्ट, इट्स नॉट माई फॉल्ट, मेरी मम्मी भी ऐसी है इसलिए मैं भी ऐसी हूँ, मेरी डैडी ऐसी इसलिए मैं भी ऐसी हूँ, यू नो, यू ऑलवेज ट्राई टू pacify everyone with these type of excuses, right? So is it passed on like something, ये ले लो भाई तुम्हारे लिए मेरी तरफ से, ऐसे कुछ गिफ्ट होता है कि is it passed through a particle, जिसको अब हम जीन्स कहते हैं of course. So even Mendel said the same thing, भाई ये टॉलनेस जो है, ऐसे टॉल हो जा तू भी बच्चा करके, टॉलनेस उसके प्रोजेनी को नहीं दिया उसने, बल्कि ये जो टॉलनेस का फैक्टर है वो पास ऑन हो गया। समझ में आ गया इसका मतलब क्या है? What do you mean by this particular word? Yes, so this plays a very important word जिसको कहते हैं फैक्टर।
फैक्टर। अब नेक्स्ट जो फोर्थ आया वो बिल्कुल सेम है लेकिन फिर भी अलग से हम लिखते हैं जीन। Just now I said that factors or genes are the same, but still इसको डिफाइन करने के लिए जीन ये जो वर्ड है, ये जो टर्म है, ये भी फाइंड आउट की थी या दी थी बेटसन ने। तो what did he say? How did he define gene? He is saying it is a segment of DNA. It is a segment of DNA which is responsible for inheritance. Which is responsible for inheritance. इस तरह से बेटसन ने जीन को डिफाइन किया है। तो लॉजिकली स्पीकिंग फैक्टर या जीन कुछ अलग नहीं है। मेंडल कह रहे थे कि ये पार्टिकल जो पास ऑन होते हैं और बेटसन कहते हैं कि ये सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो पास ऑन होते हैं। व्हाई बेटसन इज सो कॉन्फिडेंट विद दिस वर्ड? The reason is अब माइटोसिस समझ में आ गया, अब मियोसिस समझ में आ गया, अब माइक्रोस्कोप्स बने। अब का मतलब मेरा कहना है कि जब रीडिस्कवर हुआ था कार्ल कोरेन्स, ह्यूगो डी व्राइस और शेकमार्क ने जब रीडिस्कवर किए थे मेंडल के लॉस को, तब तक माइटोसिस, मियोसिस और माइक्रोस्कोप सब कुछ फाइंड आउट हो चुका था। तो बेटसन ने तो मतलब 1906 में ये टर्मिनोलॉजी डेवलप की है। तो तब तक तो उनको पता चला था कि डीएनए करके कुछ है, क्रोमोसोम्स करके कुछ है, जीन्स करके कुछ है, ये उनको तब ऑलरेडी समझ में आया था, राइट? सो बिकॉज ऑफ दिस ही इज एक्सप्लेनिंग जीन। जीन क्या है करके उन्होंने एक्सप्लेन किया। उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस। ठीक है, तो मेंडल के जमाने में जीन ये वर्ड नहीं आएगा। The next thing that you should know is something called as allelomorph या फिर alleles. Fifth is allelomorph. Yeah, it is also called as alleles. Now, what exactly is allelomorph or alleles? Alleles are two or more of course, two or more alternative forms of the same gene which are present on the homologous chromosome at the same loci. अब ये थोड़ा सा आपको समझना है बेटा, मैं ऑफकोर्स एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैंने पहले डेफिनेशन बताया और एक बार दोहरा रही हूँ इस डेफिनेशन को। Allelomorphs or alleles are alternating forms of two or more genes present on homologous chromosome and occupying the same loci or locus. What do you mean by this? See, do you remember last year हमने 11th standard में cell division का chapter पढ़ा था डिटेल में? Yes. So I hope you all know what are homologous chromosomes when I am talking about it. Meiosis हमने किया था तो homologous chromosomes हमने पढ़े थे। In a diploid organism like you and me, we are having one set of chromosomes coming from mother and the other set of chromosomes coming from father, right? Initially they are in haphazard position, haphazard manner. Chromosome number 1 के बाजू में chromosome number 7 है, 2 के बाजू में 4 है, whatever. जब meiosis हो रहा था तब हमने देखा था कि synaptonemal complex करके कुछ बनता है, bivalents बनते हैं, याद है कुछ? और फिर chromosome number 1 of paternal comes to lie beside the chromosome number 1 of maternal. Do you remember? Then these two are going to be called as homologous chromosomes. हमने ये बहुत डिटेल किया था, तब मैंने ये भी बताया था कि क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये सेंटेंस हमने बहुत बार दोहराया था, रिपीट किया था। आई डू रिमेम्बर दिस। सो if I have to talk about this allelomorphs, just see about this particular thing. This is your chromosome number 1, for example. This is your chromosome number 1, paternal. This is the chromosome number 1, maternal. This is your chromosome number 2, paternal. And this
दिस इज द क्रोमोसोम नंबर 2 मैटरनल। तो ये हो गया आपके होमोलॉग्स या होमोलॉगस क्रोमोसोम। दोनों का मॉर्फोलॉजिकल और सिमिलैरिटी है, दोनों का स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है, इसलिए ये आपका क्रोमोसोम नंबर 1, ये 2, ये दोनों भी सेम है। अब देखिए मैं एलील्स की बात कर रही हूँ। ये एक यहाँ पर जीन है जिसका मैं नाम लिखती हूँ A, और सेम पोजीशन में और एक जीन लिखती हूँ जिसका मैं नाम लिखती हूँ A। अब ये जो जीन है, इमेजिन करो कि दिस जीन A is responsible for or I'll put it in a very comfortable way. This is a gene T, ठीक है। ये एक पोजीशन है क्रोमोसोम पे, ये देखिए ये पोजीशन है क्रोमोसोम पे, आइडेंटिकल पोजीशन है, इसको हम सेम लोकाई कहते हैं। सेम पोजीशन को हम कहते हैं लोकाई, लोकस। फाइन। तो देखिए ये जो क्रोमोसोम नंबर है और ये जो क्रोमोसोम है और ये जो क्रोमोसोम है, सबसे पहले ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है। सेकेंडली दोनों क्रोमोसोम्स के सेम पॉइंट पे जीन टी है। दिस जीन टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉलनेस। जीन टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉलनेस। तो इमेजिन करो अब ये दो जो सेम फंक्शन करते हैं लेकिन दो अलग क्रोमोसोम्स पे है, दोनों का लोकाई सेम है, इनको कहते हैं एलील्स। ठीक है, तो T and T is going to be called as alleles for what? Alleles for height of stem. तो एलील समझ में आ गया आपको। दूसरा एग्जाम्पल, जीन एक, उस पोजीशन को जीन ए आप लेबल कर दो, होमोलॉगस पे दूसरा एक जीन ए आप लेबल कर दो। दैट जीन ए इज रिस्पॉन्सिबल से फॉर आई कलर, राइट। तो अगर ये क्रोमोसोम के ये पोजीशन पे एक जीन है जो आई कलर दे रही है, होमोलॉगस क्रोमोसोम के उसी पोजीशन पे वो जीन रहेगी जो आई कलर देगी। ऐसे भी नहीं होगा कि दोनों, फॉर एग्जाम्पल लुक एट माई फिंगर्स, इफ यू लुक एट माई फिंगर्स दे आर आइडेंटिकल, मॉर्फोलॉजिकली स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल है ये दोनों फिंगर। दोनों का डिवीजन अगर 3 पार्ट्स में हो रहा है, अगर आप देख रहे हो तो वो भी सेम लोकाई पे है, समझा। तो अगर ये जो पोजीशन है, अगर ये पोजीशन यहाँ पे अगर मैं जीन लिखती हूँ A, तो यहाँ पर भी मैं A ही लिखूंगी। क्यों? क्योंकि ये जीन सपोज रिस्पॉन्सिबल फॉर आई कलर है, तो ये क्रोमोसोम के ये एरिया में जो जीन है वो भी आई कलर के लिए ही है। अगर इमेजिन कीजिए कि ये आई कलर के लिए है और ये हेयर कलर के लिए है, और अगर इनमें क्रॉसिंग ओवर होता है तो क्या हो जाएगा? कुछ और अजीब प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इमेजिन करो कि ये ब्लू कलर के आई वाला बंदा है, ये ब्लैक कलर के बालों का कलर वाला बंदा है, क्या हो जाएगा? ब्लू हेयर, इज इट पॉसिबल? Definitely not possible, right? Yes. So homologous chromosomes जो होते हैं उनके ऊपर जो जीन्स रहते हैं, अगर ये पोजीशन पे एक कैरेक्टर का जीन है तो इस होमोलॉगस क्रोमोसोम के भी उसी पोजीशन पे वही कैरेक्टर का जीन होता है। ये जीन्स को कहते हैं एलील्स या एलिलोमॉर्फ्स। समझ में आ गई बात? What are alleles? Clear? Very clear. So alleles क्या है? Alternative form of the gene. Alternative form of a gene. It can be 2 or more alternative forms. When I'm saying 2 or more, मैं आगे जाके multiple alleles करके एक concept आपको पढ़ाने वाली हूँ, तभी और clear हो जाएगा। For example देखिए आई कलर, आप देखिए आई में कितने कलर्स है? ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, ग्रीन, ग्रे, है या नहीं? हाँ ना? हाँ, तो ये जो है ये अलग अलग शेड्स ऑफ कलर हमें मिल रहे हैं। So there are so many alleles of the same gene which is coding for eye color. So what is the character? Character is eye color. और उसके alleles क्या है? Brown, black, blue, green, grey, ये हो गए उसके alleles. समझ में आ गए? 2 or more alternating forms. Any doubt? हाँ?
मतलब सेम कैरेक्टर के डिफरेंट ट्रेट्स। Exactly. सेम ट्रेट्स। नहीं, ट्रेड्स मतलब क्या हो जाएंगे? ट्रेड्स मतलब डिटेक्टेबल वेरिएंट, एक ऑर्गेनिज्म में डिटेक्टेबल वेरिएंट जो है वो, है ना। और ये जो एलील्स है ये क्या ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स है, मे बी एक बंदे में नहीं है, एक बंदे में सब नहीं होंगे, समझ रहे हो आप। इधर अगर 4 लोग बैठे हैं तो 4 लोगों के आई का कलर अलग अलग है, लेकिन ये सारे किसके वजह से है? एक ही जीन है कॉल्ड एज आई कलर, और ये इसके वेरिएबल फॉर्म्स है अलग अलग बंदों में। व्हेन आई एम सेइंग ट्रेट, इट इज सीन इन एन इंडिविजुअल। गॉट इट? सो दिस इज द मेन डिफरेंस। ये एलील या एलिलोमॉर्फ ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझते हो आगे का पूरा जेनेटिक्स क्लियर हो जाएगा। मेंडेलियन जेनेटिक्स हो, मॉर्गेनियन जेनेटिक्स हो, एलील समझते हो तो आगे का पूरा जेनेटिक्स क्लियर। Got it? Understood very nicely? Yes, so this is your alleles. The next in line that we are going to talk about, मैम इसका डेफिनेशन। हाँ, इसका definition है alternative forms of gene. Alternative मैम अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन का मतलब क्या है? alternative forms of genes is going to be called as your alleles. It can be 2 or more alternative forms. Okay, you can write it as 2 or more alternative forms of a gene. ऐसे भी आप लिख सकते हैं। Okay, ये लिख लिया, ये पार्ट लिख लिया है तो मैं रब कर दूँ so that we can go ahead with the next one. I need the table. I cannot rub the table. उसके ऊपर बहुत सारा और बताना बाकी है। कर दो रब? Okay. कहाँ गया मेरा डस्टर? प्लीज याद रखिए कि ये जो होते हैं दे आर ऑक्यूपाइंग द सेम लोकाया, लोकस सेम होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन व्हिच आर ऑक्यूपाइंग द सेम लोकाई ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। अच्छा, अब एक मिनट, हाँ मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने 7 कैरेक्टर्स 14 ट्रेड्स ऐसे लिखे हैं। ये मैंने स्पेसिफाई किया है फॉर पायसम सटाइवम, गार्डन पी के लिए मैंने ये स्पेसिफाई किया है। देखिए आप, ये है कैरेक्टर्स विच आर 7, और ये क्या है? टॉल, ड्वार्फ, राउंड, येलो, ग्रीन, राउंड, रिंकल, ये क्या है? उसके ट्रेट्स है। तो ये 7 to the 14, so there are 14 traits, 7 कैरेक्टर्स 14 ट्रेट्स। प्लीज याद रखना, एमसीक्यू पक्का क्वेश्चन आता है ये, ठीक? हाँ, ओके। नेक्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट point which was found out by Mendel, that is called as dominant. 6th है ना ये? नंबर बताओ। 6th one, right? Yes. अब ये समझने के लिए सबसे पहले देखिए कि उन्होंने क्या किया, मेंडल ने क्या किया। मेंडल ने कैपिटल अल्फाबेट्स और स्मॉल अल्फाबेट्स को यूज करके इन सारे की स्टडी की है। डोमिनेंट का मतलब है when a particular character is expressed in the presence of other allele is going to be called as dominant. For example, मैं बता रही हूँ, इसको इन्होंने एक वर्ड यूज किया है, इसको उन्होंने एक अल्फाबेट यूज किया है कैपिटल टी, और ये यूज किया है स्मॉल टी। He did not use the word D, okay? He used the word capital and small. तो कैपिटल टी और स्मॉल टी डोमिनेंट उन्होंने किसको बोला? जो टॉल प्लांट्स थे उनको उन्होंने डोमिनेंट बोला, जो ड्वार्फ प्लांट थे उन्होंने उसको रेसेसिव बोला। तो डोमिनेंट क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डोमिनेंस? आपने इंग्लिश लिटरेचर में तो ये नाम पढ़ा होगा, डोमिनेंस या डोमिनेंट या व्हाटएवर इट इज। व्हाट इज इट? द वन हु इज सुपीरियर, डोमिनेटिंग। किसी किसी का नेचर होता है डोमिनेटिंग, राइट? वैसे यहाँ पर भी जो है डोमिनेंट का इन्होंने एक डेफिनेशन दिया है मेंडल ने, that is the allele which is expressed in the presence of the other allele or in spite of the presence of the other allele is what we called as a dominant type. तो ये देखिए, ये अगर
वी आर डिप्लॉयड, ये तो आपको पता है, ये भी डिप्लॉयड ही है, गार्डन पी प्लांट भी डिप्लॉयड ही है, राइट है। तो अगर डिप्लॉयड है तो ये जो है ये कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी के फॉर्म में हो सकता है। अगर दोनों कैपिटल टी है मतलब इसके पेरेंट्स जो है दोनों अगर कैपिटल टी दे रहे हैं तो बंदे में, वो बच्चे में, उस प्रोजेनी में, उस ऑफस्प्रिंग में कैपिटल टी ही आएगा, राइट। तो यहाँ पर तो प्रॉब्लम ही नहीं है, तो ये तो पक्का प्योर डोमिनेंट हो गया, बराबर। यहाँ पर क्या हुआ देखो, यहाँ पर एक है कैपिटल टी, दूसरा है स्मॉल टी, तो वन एलील इज कैपिटल टी, द अदर एलील इज स्मॉल टी, तो यहाँ पर इंटरमीडिएट आना चाहिए था, प्लांट का हाइट इंटरमीडिएट आना चाहिए था, लेकिन ये कैपिटल टी ने इसके ऊपर डोमिनेंस दिखाया, सुपीरियोरिटी दिखाई, तो कैपिटल टी का अलील ने स्मॉल टी के अलील को एक्सप्रेस होने नहीं दिया। समझ में आ गई बात? कैपिटल टी ने स्मॉल टी मतलब एक एलील ने दूसरे एलील को एक्सप्रेस करने से रोका, इसीलिए ये प्लांट भी, ये तो टॉल ही है, ये प्लांट भी बन गया टॉल। लॉजिकली क्या होना चाहिए था, इंटरमीडिएट होना चाहिए था, लेकिन स्मॉल टी का एक्सप्रेशन दब गया, समझा? तो who became the allele which is going to suppress the expression of the other allele is going to be called as a dominant one. So understood what is dominant very nicely? Clear? Very clear? So the allele which is capable of expressing in spite of the presence of the other allele is called as a dominant allele. Again, the allele which is capable of expressing what? यहाँ पर tallness. So the allele which is capable of expressing in spite of the presence of the other allele is called as dominant allele. Any doubt, any confusion, anything not followed? Followed? Pakka, all of you? What is dominant allele or what is dominant? Dominant is that allele which can express itself in spite of the presence of the other allele is going to be called as a dominant allele. So capital T, small t, who is dominant? Capital T is dominant कि small t is dominant? कैपिटल टी इज डोमिनेंट, तो कैपिटल टी के वजह से स्मॉल टी का एक्सप्रेशन नहीं हुआ, और स्मॉल टी के प्रेजेंस के बावजूद कैपिटल टी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया, टॉलनेस दे पाया। गॉट इट? क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज रिसेसिव। रिसेसिव का मतलब क्या है? यहाँ पर रिसेसिव इज गोइंग टू बी that particular allele which cannot express in the presence of a dominant allele. It is that allele which cannot express in the presence of a dominant allele. Same है, देखो ये small t है recessive, so this cannot express itself in the presence of capital T, that is your recessive. So the allele which cannot express itself in the presence of other allele is called as recessive. Any doubts? समझ में आ रही है बातें? कुछ confusion है बेटा? दिमाग में फिट कर लो ये सारी बातें. It is an allele which cannot express itself in the presence of other dominant allele. ठीक है? क्लियर? उसके बाद आता है नेक्स्ट इन लाइन, दैट इज फिनोटाइप. नाम से पता चलेगा व्हाट इज फिनोटाइप. Yes, perfect. The one, the character which is clearly visible or detectable is going to be called as a phenotype. यहाँ पर phenotype क्या है? Tall is a phenotype, dwarf is another phenotype. अच्छा, हाँ, उसके पहले dominant recessive देख लो बेटा. यहाँ पर हमने ऑलरेडी चार्ट तो बनाया है.
यहाँ पर कौन डोमिनेंट है? टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर ड्वार्फनेस. येलो सीड कलर इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन सीड कलर. Round shape of seed is dominant over wrinkled shape of seed. Green pod color is dominant over yellow pod color. Inflated pod shape is dominant over constricted pod shape. Inflated और constricted पता है? Constricted का मतलब है ये कुछ इस तरह से रहता है. इसको कहते हैं constricted. और inflated मतलब ऐसा normal जो आपका pod होता है ना, उसको कहते हैं inflated. So inflated is dominant over constricted. Flower position, axial is dominant over terminal. Colored flower is dominant over white flower. And colored seed coat is dominant over white seed coat. समझ में आ गया? तो ये जो सारे यहाँ पे मैंने लिखे, इधर मैंने dominant लिखा है, और जैसे मैं यहाँ पर टॉलनेस लिखा है वैसे में यहाँ पर ड्वार्फनेस लिखा है. तो ये इसके दो ट्रेट्स है. और एलील्स कौन से हैं इसके? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर दी एलील्स. व्हाट दिस क्लियर? हाँ या ना? कैरेक्टर क्या है? हाइट. कैरेक्टर है हाइट. ट्रेट है टॉलनेस और ड्वार्फनेस. और एलील्स कौन से है? कैपिटल टी फॉर टॉलनेस, स्मॉल टी फॉर ड्वार्फनेस. ठीक. फिनोटिपिकली दिखने के लिए ये प्लांट कैसे दिख रहा है? टॉल दिख रहा है. ये प्लांट कैसे दिख रहा है? टॉल दिख रहा है. तो जो हमें दिखाई देता है उसको हम कहते हैं फिनोटाइप. अब दूसरा जो है वो है जीनोटाइप. That is nothing but that is the genetic constitution. For example, capital T, capital T, capital T, small t, small t, small t. ये जो है ये genetic constitution हो गया, genetic makeup हो गया. यहाँ पर ये जो है phenotype अगर देखोगे इसका तो ये tall रहेगा phenotype, और इसका जो है dwarf रहेगा. ओके बराबर. तो ये जो है ये फिनोटिपिक एक्सप्रेशन टॉलनेस ड्वार्फनेस आता है, लेकिन ये जीनोटिपिक एक्सप्रेशन जो है ये कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ये क्या है? जेनेटिक मेकअप इसका क्या है ये समझने के लिए हम स्टडी करते हैं जीनोटाइप. आर यू गेटिंग दिस? कंफ्यूजन डाउट कुछ है यहाँ पर? अगर जीनोटाइप्स आप देखते हो तो मैंने उधर कैपिटल टी करके लिखा हुआ है ऑलरेडी और स्मॉल टी करके लिखा हुआ है मैंने ऑलरेडी. राइट. अब देखिए इसके बाद 10th जो हमें देखना है दैट इज होमोजाइगस एंड 11th इज हेटेरोजाइगस. व्हाट डू यू मीन बाय होमोजाइगस? होमोजाइगस का मतलब है both the alleles are of the same type. Let it be capital T or let it be small t small t. Same type of alleles. Homo मतलब same. Correct? So homozygous मतलब it can be either capital T or it can be small t small t. On the other hand heterozygous मतलब different. One will be capital, the other will be small. हम इधर दो क्यों ले रहे? क्या मुझे आप बता सकते हो? Why are we not considering only capital T or only small t? Why are we taking capital T, small t? ऐसे हम दो क्यों ले रहे हैं alleles को? Because they are diploid. Very good बच्चा. Because the organism is a diploid organism. So one of the T is contributed by father, one of the T is contributed by mother, or rather male and female in this case. Right? Therefore, we always have to count in doubles. Being diploid. These also all the plants are diploid and thus we have to consider them to be diploids. इसलिए कैपिटल टी दो बार हम यूज करते हैं. तो होमोजाइगस इज कैपिटल टी. कैन यू टेल मी ये होमोजाइगस टॉल है या होमोजाइगस शॉर्ट ड्वार्फ है? Tall. और ये होमोजाइगस
अब बच्चा हमेशा ये याद रखिए कि ये वर्ड जो होमोजाइगस ड्वार्फ है ये लॉजिकली रॉन्ग है, क्योंकि हेटेरोजाइगस ड्वार्फ कभी होगा ही नहीं. Dwarfness is only because of two recessive alleles. Understood? Heterozygous condition is always going to lead to tallness. ठीक है ना? समझा मैंने क्या बताया? तो homozygous tall is correct and you have to use only dwarf. You will never use homozygous dwarf because heterozygous dwarf करके कुछ होगा ही नहीं. जो heterozygous होगा वो हमेशा tall ही रहेगा. समझे मेरा कहने का मतलब? हेटेरोजाइगस कंडीशन ऑन द अदर हैंड क्या है? एक पेरेंट ने कैपिटल टी दिया, दूसरे पेरेंट ने स्मॉल टी दिया, तो देखने के लिए ये प्लांट टॉल है, लेकिन इसका जीनोटाइप क्या है? हेटेरोजाइगस टॉल. यू अंडरस्टूड हाउ वी मोल्ड आवर वर्ड्स? करेक्ट. तो ये हो गया हेटेरोजाइगस टॉल, ये हो गया होमोजाइगस टॉल. और अगर ड्वार्फ है तो बाय डिफॉल्ट it is having small t's together. Clear? Any doubt, any confusion till now? जितने भी हमने टर्मिनोलॉजीज देखे उसमें कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ बेटा. स्टॉप मी एंड आस्क मी अगेन. पक्का समझा? ओके अच्छा. नेक्स्ट इज प्योर लाइन. प्योर लाइन का मतलब है for how many ever generations you will carry out, every generation you will get the same phenotypic effect. That means अगर tall plant है तो generation after generation आपको tall ही plants मिलते रहेंगे. 3 जनरेशन तक, नेक्स्ट 3 जनरेशन तक अगर आपको टॉल प्लांट्स ही मिलते हैं, इसका मतलब है वो जो प्लांट है वो होमोजाइगस टॉल है. तो प्योर लाइन्स आर दोज which will always give you a repeated type of phenotypic effect. अगर वो प्लांट ड्वार्फ है तो for generations you will get only the dwarf plant. On the other hand, अगर हम कहते हैं हाइब्रिड, हम हाइब्रिड ये वर्ड भी यूज करते हैं, आजकल ये वर्ड बहुत फेमस है हाइब्रिड. हाइब्रिड का मतलब होता है हेटेरोजाइगस कंडीशन. That condition is going to be called as a hybrid condition. Clear? So these 4 actually are going hand in hand. Homozygous, pure line. Heterozygous, hybrid. But homozygous और heterozygous alleles के लिए हम यूज करते हैं, प्योर लाइन और हाइब्रिड्स हम ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज करते हैं. Right? These are the basic small very important points which you should know. Homozygous, heterozygous for a particular allele and pure line or hybrid for many alleles together and its expression as an individual. ठीक है? कौन सा नंबर था? 14. अब देखते हैं ये वर्ड मोनो हाइब्रिड. मोनो का मतलब है सिंगल, राइट? हाइब्रिड का मतलब क्या है? हेटेरोजाइगस, right? So when we perform a particular experiment, or rather when Mendel performed a particular experiment, he considered only one character at a time, and therefore he could get monohybrid conditions. मोनो का मतलब है सिंगल. सिंगल कैरेक्टर में अगर हमें हाइब्रिड मिलता है, फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं आपको बता रही हूँ, मोनो हाइब्रिड को अगर मुझे जस्टिफाई करना है तो मैं ऐसे लिख रही हूँ, ये हो गया फॉर टॉलनेस. ठीक है? अगर मुझे डाई हाइब्रिड लिखना है यहाँ पर, तो मेरा जीनोटाइप कैसे होगा? देखिए यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कैपिटल Y, यहाँ पर मैं डाल रही हूँ स्मॉल y. अब देखिए मेरा ये कैसे बनेगा? कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल Y स्मॉल y. तो यहाँ पर हमने 2 कैरेक्टर्स का
का स्टडी किया, कौन से 2 कैरेक्टर्स का स्टडी किया? यहाँ पर हमने स्टडी किया है फॉर, rather I would put it as for height and say color. तो ये 2 कैरेक्टर्स की जब इकट्ठा हम स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं डाई हाइब्रिड। वैसे मेंडल ने मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड तक कंडीशंस उन्होंने देखे हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। Got this clear? Okay. Next that you should know is something called as F1 generation. यहाँ पर F stands for filial. फीलियल का लैटिन में मीनिंग होता है सन। बच्चे को सन को, अपने बेटे को लैटिन लैंग्वेज में फिलियस ऐसे कहते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर वर्ड है ये वहां से लिया गया है, फीलियल, F1 जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन विच एक्सप्रेसेस अ यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन। अब देखिए, मैं आपको जब मैं मेंडल के क्रॉसेस के बारे में और अच्छी तरह से बताऊंगी तो ये और क्लियर होता जाएगा कि F1 क्या है, इक्वल एक्सप्रेशन कैसा है, ये तब मैं आपको बताऊंगी। मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके भी प्रूव करूंगी कि ये कैसे होता है। ठीक है? अच्छा, आप देखिए क्या है F1 को अगर मुझे डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करना है तो देखिए, ये है मदर, ये है मेल, एक है फीमेल। मेल का कॉन्स्टिट्यूशन है कैपिटल टी, मेल का है स्मॉल टी। ठीक है? तो इसको हम कहते हैं पेरेंट्स। ये पेरेंट्स का जेनेटिक कॉम्बिनेशन है। ठीक? अब जब ये गैमीट्स बनाएंगे, मतलब इसमें हो जाएगा क्या, मियोसिस हो जाएगा, करेक्ट? और जब ये गैमीट्स बनाएंगे, ये कितने टाइप के गैमीट्स बनाएंगे बताइए? इसने एक टाइप का बनाया, इसने एक टाइप का बनाया, बराबर, करेक्ट? अब चांस क्या है, ये इसके साथ फ्यूज हो सकता है, ये इसके साथ फ्यूज हो सकता है, या फिर ये इसके साथ फ्यूज होगा और ये इसके साथ फ्यूज होगा। तो एवरी टाइम आप क्या मिला आपको, करेक्ट ना? चांस होता है, प्रोबेबिलिटी है इसमें। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? दिस कैपिटल T कैन फ्यूज विद दिस वन और दिस वन, दिस कैपिटल T कैन फ्यूज विद दिस वन और दिस वन। तो ये जो हमें मिले हैं ना, ये है आपका F1 जनरेशन। समझा? तो F1 इज योर फर्स्ट फीलियल, फर्स्ट प्रोजेनी, फर्स्ट ऑफस्प्रिंग। और देखिए, यहाँ हम देख रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं हम लोग। तो हमने क्या कंसिडर किया? एक ही कैरेक्टर को कंसिडर किया। कौन से कैरेक्टर को कंसिडर किया? हाइट को कंसिडर किया। हाइट में एक पेरेंट था टॉल, दूसरा पेरेंट था ड्वार्फ। इन दोनों में जब क्रॉसिंग हुआ, गैमीट्स तो बनाएगा। जब क्रॉसिंग हुआ तो ये जो जनरेशन मिली, फर्स्ट जनरेशन जो मिली, वो सारी की सारी कैसे दिखाई दी? टॉल दिखाई दी। लेकिन जीनोटिपिकली ये कैसी है, होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है? हेटेरोजाइगस, करेक्ट। तो यहाँ पर F1 जनरेशन इन केस ऑफ मोनोहाइब्रिड इज कॉल्ड एज, इट गिव्स एन इक्वल एक्सप्रेशन, ऑल आर टॉल, फिनोटिपिकली ऑल आर टॉल। ये हो गया F1 जनरेशन। अब जो है 17th है, दैट इज कॉल्ड एज F2 जनरेशन। अब देखिए बेटा, F2 जनरेशन, F2 जनरेशन के लिए अब पॉसिबिलिटी क्या है, ये और ये अगर हम लेते हैं तो देखिए, ये हो गए पेरेंट्स, ये हो गए पेरेंट्स, बराबर। गैमीट्स देखिए,
ऐसे गैमीट्स बनेंगे। अब इनके लिए हम यू इस तरह से वापस ऐसे अगर इस तरह से करते बैठेंगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है ना। ये मेथड बहुत कंफ्यूजन वाला है ना कि F2 जनरेशन को फाइंड आउट करना बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है। इसीलिए इसको इजी करने के लिए, F2 जनरेशन को समझने के लिए प्यूनेट करके एक बंदा था जिनका नाम था रेगिनाल्ड प्यूनेट, और उन्होंने एक चेकर बोर्ड या प्यूनेट स्क्वायर बनाया। और प्यूनेट स्क्वायर बनाकर उन्होंने एक्सप्लेन किया दैट व्हाट आर द possibilities, what are the probabilities of F2 generation. So to understand F2 generation, the next that we should know is something called as a Punnett square. इसको चेकर बोर्ड भी कहते हैं। It was found out by a scientist called as Reginald Punnett. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चेकर बोर्ड मेथड से प्यूनेट जी ने बिल्कुल आसान कर दिया ये चीज को कि भाई F2 जनरेशन क्या है और कैसे फाइंड आउट करना है या क्या हो सकता है। It became very very simple and easy by his method or by his technique. Got it? So Phileas, Phelin इसका मतलब क्या है? सन। कौन से लैंग्वेज में? लैटिन लैंग्वेज में। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, F3 जनरेशन, जो भी आगे जनरेशन होंगे उस हिसाब से उसको F ये वर्ड से जाना जाएगा। Any confusion, any doubts in this? So total we have got 18 terminologies before you understand how and what exactly are the methodologies that are used by Mendel in his experiments. Very clear? पक्का समझ में आया? कुछ डाउट, कुछ डिफिकल्टी बेटा समझने में? श्योर? अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं, थोड़ी ये साइड में आ जाते हैं। यहाँ पर आप मुझे बताओगे, ठीक है? यू विल टेल मी। ये अगर कैपिटल R है तो रिंकल सीड को मैं क्या लिखूं? स्मॉल r। स्मॉल r। ओके। ये अगर कैपिटल G है तो ये स्मॉल जी। पक्का? यस। कैपिटल I, स्मॉल I, स्मॉल r। कैपिटल A, स्मॉल a, स्मॉल a। कैपिटल C, स्मॉल c, here also capital C, small c. ओके, अब देखिए बच्चा, इसको प्लीज समझिए। ये हम 8 जो है एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक, इसको हम कंसिडर क्यों नहीं करते या मेंडल ने इसको कंसिडर क्यों नहीं किया? आप कभी पीस उबाले हैं आपने? बॉईल किए हैं पीस को कभी? नहीं किए? आज घर पे जाके कर लो। उबालने पर आपको एक पतला सा ऑफ वाइटिश कलर का छिलका मिलेगा। वो पी के ऊपर, मैं पॉड की बात नहीं कर रही हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पॉड, आई एम टॉकिंग अबाउट द पी दैट यू ईट। इफ यू ट्राई टू बॉईल दैट, आप उसको अगर निकालते हो तो एक ट्रांसलूसेंट टाइप ऑफ छिलका उसके ऊपर मिलता है। And inside you will get 2 cotyledons green color के separated, yellowish color के separated cotyledons मिलेंगे आपको। तो उसका जो कलर है ना, सीड का जो कलर है, देखिए सीड का जो कलर है वही कलर दिखाता है आपका सीड कोट। आप अगर पी को हाथ में लेते हो तो आपको कभी भी उसके छिलके का कलर अलग और उसके कॉटलेडॉन का कलर अलग ऐसे नहीं मिलेगा, ठीक है? इसीलिए ये जो है इसको हम 7B करके कहते हैं, और ये दोनों साथ में कॉन्कोमिटेंटली फाइंड आउट किया गया था, इसलिए अलग से 8 पॉइंट में नहीं आएगा। वेरी क्लियर? सो सीड कोट गेट्स द कलर ऑफ द कॉटिलेडॉन। तो ये सीड कलर है, इसको कभी कभी कोई बुक्स जो है ये कॉटिलेडॉन कलर भी कहते हैं। ओके,
सो सीड कलर को कभी कभी कॉटिलेडॉन कलर से भी जाना जाता है। आपके गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में भी दोनों वर्ड्स मेंशन है, सीड कलर के नीचे इनटू ब्रैकेट कॉटिलेडॉन कलर करके मेंशन है। फाइन, got this? So this was the basic thing about understanding the terminologies of genetics. If you have understood these things in detail, your journey with genetics is going to become very, very smooth and easy. Follow this? Clear? Okay. Let us begin with how Mendel has performed, or what are the steps that Mendel has selected in performing these crosses. सबसे पहले उनकी जो मेथडोलॉजी थी वो समझ लेते हैं, वो जान लेते हैं। यहाँ पर आपको क्या समझना है, that first and foremost he has maintained all the records in a very systematic form. Why was he successful? He was successful because firstly he made ample crosses. Ample मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने crosses किए और कंफर्म किए चीज़ों को। सेकेंडली उन्होंने स्टैटिस्टिकल डेटा पूरा मेंटेन किया। क्वांटिटेटिव as well as qualitative data was handled and managed very beautifully by him. And how he was successful in doing this? He was successful in doing this just by following 3 basic steps. The first step that Mendel's work was related to is known as selection of parents having pure lines. इसका मतलब क्या हुआ, मेंडल ने कोई भी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने के पहले, फॉर एग्जांपल टॉलनेस ले लीजिए, ड्वार्फनेस ले लीजिए, हाइट के हिसाब से अगर आप जाते हो तो हाइट टॉल था और ड्वार्फ था। अब जो ड्वार्फ प्लांट है वो तो हमेशा ड्वार्फ ही देता रहेगा, बिकॉज वो तो स्मॉल टी वाला ही कॉन्स्टिट्यूशन है, अब भी जस्ट हमने देखा। बट टॉल प्लांट कैन बी होमोजाइगस टॉल और इट कैन बी हेटेरोजाइगस टॉल, फिर प्रॉब्लम आ सकती थी। तो उन्होंने क्या किया, फॉर 3 जनरेशंस सक्सेसिवली उन्होंने, एक टॉल प्लांट है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, उस टॉल प्लांट के सीड्स लिए, सो किए, टॉल प्लांट मिले, सब टॉल प्लांट्स मिले, वापस उस सेकेंड जनरेशन के सीड्स लिए, सो किए, वापस थर्ड टाइम वो टॉल प्लांट्स मिले। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो टॉल प्लांट था वो प्योर लाइन टॉल था, प्योर टॉल था, हाइब्रिड टॉल नहीं था। ऐसे पेरेंट्स का उन्होंने सिलेक्शन किया, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट, मेंडल क्यों सक्सेसफुल हो गए, उनका प्रोसीजर के वजह से सक्सेसफुल हो गए। ही हैज selected those parents which were breeding true for that particular character. So the first point is selection of parents, pure lines, that is only those which bred true or which breeds true were selected as parents. ठीक है। अब इसके बाद जो सेकंड उन्होंने किया है, सेकंड पार्ट, सेकंड पॉइंट, सेकंड स्टेप जो है, दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल क्रॉस। अब ये पॉइंट को बेटा बिल्कुल समझ लीजिए, आर्टिफिशियल क्रॉसिंग उन्होंने कैसे करवाया। आर्टिफिशियल क्रॉस ऑफ द पेरेंट्स, आर्टिफिशियल क्रॉस ऑफ पेरेंट्स। देखिए, अब यह है टॉल प्लांट, यह है ड्वार्फ प्लांट। फाइन। अब आर्टिफिशियली क्या किया, देखिए, ये टॉल प्लांट जो है, इस टॉल प्लांट को इन्होंने फीमेल प्लांट बनाया, और ये जो ड्वार्फ प्लांट है,
उसके इन्होंने पोलन ग्रेन्स सिलेक्ट किए. I'll draw it with another color so it will be easy for you to understand what I'm trying to tell you. ठीक है, तो समझा इन्होंने क्या किया. अब मुझे बताइए बेटा कि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो अगर मैं कहती हूँ कि टॉल प्लांट को इन्होंने फीमेल प्लांट कंसिडर किया, इसका मतलब इनको क्या करना है? What he has to do first? Remove the stamens. Very correct. So what he has done, he has artificially removed the stamen before anthesis. Anthesis का मतलब क्या है? Anthesis का मतलब है कि ये जो पी का फ्लावर होता है ना, ये papillonaceous corolla वाला फ्लावर है. Do you remember last year in morphology we had done this papillonaceous corolla, having standard wings. तो ये जो है ये papillonaceous type of flower है. तो इन्होंने क्या किया, मेंडल ने क्या किया, ये papillonaceous flower है तो लार्ज फ्लावर है, इजी था. अब ये जब बर्ड कंडीशन में रहता है तभी इसके स्टेमन्स को चॉप करना पड़ता है. अब देखिए मैंने उधर लिखा था कि इट इज हैविंग डाइएडल्फस स्टेमन. मैंने वो जो पॉइंट्स लिखे थे उसमें मैंने लिखा था डाइएडल्फस स्टेमन. अब सोचिए बेटा कि सिर्फ एक बंच है, राइट, 9+1 था, तो एक बंच को जस्ट चॉप कर देना कितना आसान हो गया. एक एक निकाल के थोड़ी ना करना है, एक पूरे बंच को चॉप कर दिया, निकाल दिया, और एक सिंगल है उसको निकाल दिया, तो स्टेमन्स रिमूव हो गए. हाँ या ना? ये प्रोसीजर को कहते हैं इमास्कुलेशन. क्या कहते हैं? Emasculation. Emasculation is removal of the anther before anthesis. ठीक है, तो यहाँ पर मैं फीमेल प्लांट की यहाँ पर लिख रही हूँ कि emasculated flowers were taken. अब emasculation का मतलब क्या है? Removal of stamen before anthesis. Anthesis का मतलब क्या है? What do you mean by anthesis? Formation of pollen grains. तो before the formation of pollen grains, the stamens were removed. समझ में आ गया? बिफोर एंथेसिस का मतलब क्या हुआ? ये प्रोसीजर को कहते हैं emasculation, and emasculation has to be performed during the bud condition. तो देखो ये स्टैंडर्ड है, उसको एक को निकाला, ये जो विंग्स है उनको सेपरेट किया, ये जो करीना है उसको ये जो बोट शेप करीना बनेगा, राइट, इनर मोस्ट वाले करीना बोट शेप्ड है, उसको थोड़ा सा बाजू में करके बस 2 बार सीजर घुमानी है. एक बार 9 निकल आएंगे, दूसरी बार 1 निकल आएगा. करेक्ट? तो ये जो इमास्कुलेशन है बहुत इजी हो गया. अब बाइसेक्सुअल फ्लावर में से स्टेमन्स हट गए तो हम इस फ्लावर को अब क्या कहेंगे? फीमेल कहेंगे ना. समझ में आ गया? तो ये जो टॉल प्लांट है इसका हम फीमेल फ्लावर लिखना चाहिए यहाँ पर. सॉरी, दिस इज फीमेल फ्लावर बना दिया उसको. तो उन्होंने सिर्फ स्टिग्मा रिटेन किया, स्टेमन्स निकाल दिए. ठीक, क्लियर? ये किसका किया इन्होंने? ये टॉल प्लांट का किया. सो द टॉल प्लांट वाज टेकन एज अ पेरेंट हैविंग स्टिग्मा. ठीक है, समझ में आया? अब आर्टिफिशियल क्रॉस, ये हमने आर्टिफिशियल क्रॉस के अंदर लिखा है. तो देखो बेटा, अगर नेचुरल पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन होने देते थे तो इसके ही स्टेमन्स में से पोलन ग्रेन्स इसके ऊपर गिर के आराम से सेल्फ पॉलिनेशन वाज पॉसिबल. बट हमें क्या करना था? रदर मेंडल को क्या करना था? मेंडल को ड्वार्फ प्लांट के फ्लावर के पोलन ग्रेन्स इसके ऊपर छिड़कने थे. ठीक है, इसीलिए उन्होंने ये वाला जो है इसके स्टेमन्स जो है वो निकाल दिए, चॉप ऑफ कर दिए. और आर्टिफिशियली
मतलब with the involvement of a man, he himself, he took these pollen grains and these pollen grains were then dusted on the stigma of tall plant. So ये जो pollen grains है ये इन्होंने इधर इसका डस्टिंग कर दिया. ठीक है, समझ में आ गई बात. तो ये हो गया इनका सेकंड पॉइंट. तो पहले इन्होंने प्योर ब्रीडिंग पेरेंट्स को सिलेक्ट किया, उसके बाद इमैस्कुलेशन करके टॉल प्लांट्स के फ्लावर का इमैस्कुलेशन करके स्टिग्मा को रिटेन किया, ड्वार्फ प्लांट के फ्लावर से पोलन ग्रेन्स आर्टिफिशियली निकाल के उनको टॉल प्लांट के स्टिग्मा पर डस्टिंग किया. इधर तक समझा? ठीक है. ओके. तो ये हो गया आर्टिफिशियल क्रॉस. इसमें ये सेकेंड स्टेप उन्होंने फॉलो किया है. आर्टिफिशियल क्रॉस करने के बाद व्हाट डिड ही डू, ही गॉट द सीड्स. ठीक है. तो ये जो सीड्स उनको मिले आर्टिफिशियल क्रॉस करने के बाद, ये सीड्स को उन्होंने वापस से सो किए और प्लांट्स को रेस किए. वो जो वापस से सो करके जो प्लांट्स मिले हैं उनको कहेंगे हम F1 प्लांट्स. ठीक है, उनको हम कहते हैं F1 जनरेशन. सो ये देखिए, ये पेरेंट्स थे, ये पेरेंट्स थे. पेरेंट्स का हो गया आर्टिफिशियल क्रॉस. पेरेंट्स से हमें मिले सीड्स, सीड्स को सो करने पर हमें मिले प्लांट्स. तो ये जो प्लांट्स मिले हमें पेरेंट्स से उसको हम कहेंगे F1 जनरेशन. ठीक है, सिंपल. अब जो थर्ड स्टेप और या थर्ड पॉइंट इन्होंने फॉलो किया है, एंड द लास्ट पॉइंट बेसिकली दैट इज सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन. इसका मतलब क्या है? देखिए, F1 जनरेशन जैसे ही आया, उनको मिला, उन फ्लावर्स को उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करने के लिए छोड़ दिया. यहाँ पर उन्होंने आर्टिफिशियल क्रॉस नहीं करा, यहाँ पर उन्होंने नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया. और उसके बाद जो सीड्स मिले उनको वापस से उन्होंने सो किया और नए प्लांट्स आते, वो बन गए आपके F2 जनरेशन. So this was the methodology that he has adopted. First is selection of pure breeding parents. Second is artificial cross of the parents. Third is selfing of the F1 parents. तो ये तीन, only these three steps were involved in entire study of genetics by Mendel. अब जैसे ही उन्होंने, मैंने आपको जैसे बताया कि 7 उन्होंने कैरेक्टर्स लिए हैं, 14 ट्रेट्स लिए हैं. उन्होंने हर एक कैरेक्टर के साथ इस तरह से करके एक्सपेरिमेंट्स करके डेटा कलेक्ट किया. मतलब कितना एक्सटेंसिव स्टडी उन्होंने किया होगा, जस्ट इमेजिन दिस. एंड बेस्ड ऑन दीज 3 पॉइंट्स ओनली he could give the principles of inheritance and variation. Got it? So यहाँ पर जब मैं F1, F2 ऐसे जब मैं कहती हूँ बेटा, तो आपको ये समझना है कि ये पेरेंट्स थे जिनका सिलेक्शन हुआ. पेरेंट्स का आर्टिफिशियल क्रॉस करने पर उनको सीड्स मिले, सीड्स को सो करने के बाद जो उनको प्लांट्स मिले हैं उसको हम F1 कहते हैं. F1 का उन्होंने सेल्फिंग अलाउ किया, सेल्फ पॉलिनेशन अलाउ किया. उसके बाद जो सीड्स मिले उसको वापस से उन्होंने सो किए और जो नेक्स्ट जनरेशन मिला उसको हम F2 जनरेशन कहेंगे. इस तरह से उन्होंने ऑलमोस्ट 1 ईयर में एक ट्रेट, एक कैरेक्टर, इस तरह से उनका पूरा काम कंप्लीट किया. अब ये जो 3 बेसिक स्टेप्स है उसके ऊपर ही नेक्स्ट एंटायर चैप्टर डिपेंडेंट है. तो आज जितना भी मैंने अब तक जितना भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है उसमें कुछ डाउट्स, कुछ इश्यूज, एनीथिंग दैट यू हैव नॉट फॉलोड? पक्का? एक बार क्विकली रिवाइज करते जाओ जो जो हमने किया है. कैरेक्टर्स, एनी डाउट? ट्रेट, फैक्टर, जीन, एलिलोमॉर्फ या एलील्स जो भी है.
अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन का मतलब क्या? ऑल्टरनेटिव मतलब एक है कैपिटल टी, दूसरा है स्मॉल टी, या कैपिटल टी या स्मॉल टी। ठीक है, हाँ। उसके बाद डोमिनेंट, रिसेसिव, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, प्योर लाइन, हाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड, F1 generation, F2 generation, F3 generation, Punnett square, homologous chromosomes. I hope no doubt. बिल्कुल clear. And the 3 steps that Mendel has used. One more thing, you cannot forget this chart. ये आपको याद रखना ही है, ठीक है ना? Got it? Yes. So let us wind up for the day. In the next lecture, I'll be continuing with this chapter with entire monohybrid and backcross, reciprocal cross, etc.